क्लास 10th 2022 एग्जाम के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो देखने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो मैं आपको बनाता रहूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले सोशल साइंस का। चलिए देखते हैं आपको कितना इनमें से याद है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हमारा सवाल है, और एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो इंग्लिश वाले बच्चे उनको भी फायदा होने वाला है। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? इतिहास में पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए, गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, फोल्ड आदि बनाने का योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। मुद्रण बनाने हेतु उसने शीशा, टिन और बिस्मथ धातु के उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढा। शीशे का रास्ता स्याही के स्थानांतरण की क्षमता के कारण किया। ओके, रंग तथा टिन का उपयोग करके उसे कठोरता एवं गलाने के गुणों से किया। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण से स्याही भी बनाई और हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने का उपयोग किया। इस हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखट के में 2 समतल भाग, प्लेट एवं बेड एक के नीचे दूसरे समांतर रूप से रखे गए थे। कंपोज किया हुआ टैप मैटर बेड पर कस दिया जाता है था एवं उस पर स्याही लगाकर तथा कागज रखकर प्लेट द्वारा दबाकर मुद्रित किया जाता था। इस प्रकार एक सुस्पष्ट एवं शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में वर्ष में आरंभ हुआ। तो देखिए, आपको लग रहा हो सर ये कितना लंबा सवाल है सर, थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा, मतलब कैसे याद होगा सर। देखिए, इसमें कुछ है क्या, आपको गुटेनबर्ग के बारे में बस बताना है उन्होंने क्या क्या किया भाई, है ना। अगर आपको मैं यूं बोल दूं कि आप कल मेले में क्या क्या देखे तो ना जाने कितना आधा घंटा तक पूरा बकबक कर दीजिएगा, लेकिन उसी बात को अगर हम लिख के दे दें तो आपका दिमाग उड़ जाएगा, ये क्या मैं कैसे याद करूं। तो बस यही समझो, इसको समझो बस एक खेल टाइप का, इसको पढ़ लो और दिमाग में सेट कर लो कि क्या क्या किया, इंपॉर्टेंट वर्ड देखो और उसको याद कर लो, ठीक है ना। उसको रिवाइज करो, याद हो जाएगा। रटना नहीं, हाँ ये नहीं सोचना कि ये वाला वर्ड एकदम यहीं पे आएगा, है ना, ऐसा कभी नहीं, फिर आप याद नहीं कर पाओगे। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। ओके, चलिए आप देखिए दूसरा सवाल है, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव का स्पष्ट करें। मतलब भूमंडलीकरण जो भारत पर जो प्रभाव पड़ा भूमंडलीकरण से, उसका स्पष्ट करना प्रभाव को। भूमंडलीकरण के भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ओके, भूमंडलीकरण से होगा भारत पर प्रभाव, भूमंडलीकरण से भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 1991 ईस्वी में आर्थिक नीति की घोषणा के बाद, देखिए एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि आर्थिक नीति, वही NEP 1991 में आपने पढ़ा, भारत में 1991 में आर्थिक नीति की घोषणा हुआ। उसके बाद भारत में पूंजी निवेश और व्यापार में काफी इजाफा हुआ। पूंजी निवेश के कारण देश में आर्थिक विकास की गति तीव्र हुई। भूमंडलीकरण के कारण देश में सेवा क्षेत्र का काफी तीव्र गति से विस्तार हुआ, है ना, जिससे जीविकोपार्जन के कई नए क्षेत्र खुले हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार आदि क्षेत्र में भारत का आज विश्व का अग्रणी देश है। आज भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर अपना दबदबा कायम कर रही है। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए रोजगार के नए नए अवसर खुले हैं। तो आपको बताना कि भूमंडलीकरण जो आया भारत में, ग्लोबलाइजेशन आया है, उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो चीज़ विकास हुआ उसके बारे में बताना है, क्या प्रभाव पड़ा, जब उसको लाया गया तो क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ, क्या क्या चीज़ में बदलाव आया, है ना। इन सभी बातों को आपको लिखना है, बस इसको समझना है और क्या क्या विकास हुआ इसको नोट करना, अंडरलाइन करना, क्या क्या विकास हुआ, है ना। देखिए, देश में सेवा क्षेत्र का वृद्धि हुआ, है ना, काफी तीव्र गति से वृद्धि हुआ, ठीक है। जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने की, गुजारने के लिए नए नए क्षेत्र खुले, बहुत सारे तरह के रोजगार पैदा हो गया, है ना। सेवा क्षेत्र भी काफी, जैसे बैंकिंग, बीमा, संचार वगैरह, इसमें भी बहुत ज्यादा आगे तरक्की हुआ। आज देश में अग्रणी नंबर पे आता है, बहुत अच्छे नंबर पे आता है इंडिया, है ना। तो इस तरह से आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड को नोटिस करना है कि ये चीज हुआ था। बाकी तो बात बढ़ाना तो आप बात का बतंगड़ तो करना जानते ही आप लोग, है ना। तो फिर यहाँ पे इंग्लिश वाला है, उसी का इंग्लिश क्वेश्चन है, उसी का इंग्लिश में सॉल्यूशन है। इंग्लिश का स्क्रीनशॉट लेना, इंग्लिश वाले पे आ रहे। देखिए, वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव रहा। अब देखिए, एक तो भूमंडलीकरण एक्चुअली वही है, उसी को वैश्वीकरण भी कहते हैं, उसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। इसका इंग्लिश भी वही होता है, ग्लोबलाइजेशन ही होता है, और इसका भी इंग्लिश देखिए ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों होगा। अब बिहार में क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानना है। तो देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा तो कम से कम
कम से कम 200-250 वर्ड में तो लिखना ही लिखना है ना, थोड़ा अच्छा लगे। देखिए वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा, दोनों तरीके से प्रभाव पड़ा, जिसे निम्न रूप से देखा जा सकता है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव पहले क्या पड़ा उसके बारे में देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया आपको देख लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव जो पड़ा है, देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि, सबसे पहले क्या हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ। वैश्वीकरण के बाद बिहार की कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ। जब वैश्वीकरण 1991 में आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंतर्गत क्या था, निजीकरण, उदारीकरण और क्या था, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, है ना, इन तीनों बातों को आपको देखना है जिसके अंतर्गत था। तो बोला गया वैश्वीकरण के बाद बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बिहार में खद्यान्नों का उत्पादन 1977 से 78 में 102 टन था, जो 1996-97 में जो है 141 टन, लाख टन हो गया। तो ये फायदा हुआ, है ना। निर्यात में वृद्धि हुआ, ठीक है ना, निर्यात जिसे कि एक्सपोर्ट कहते हैं ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वही हो गया। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार से किए गए निर्यात में भी वृद्धि हुई, ठीक है ना। बिहार से निर्यातित उत्पादन में लीची, आम, मखाना आदि प्रमुख है, जो निर्यात होता था, जो बाहर भेजते थे, ठीक है ना। निर्यात मतलब बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना, ओके। निर्धनता में कमी आया, मतलब गरीबी में थोड़ा सा कमी आया, ठीक है ना। वैश्वीकरण के पश्चात जो है राज्य में निर्धनता में उल्लेखनीय कमी हुई है, ओके। अब देखिए चौथा पॉइंट है विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता। विश्व स्तरीय मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो है उपभोक्ता, जो कंज्यूमर है, उसके लिए जो उपलब्ध होने वाली वस्तु, उसके बारे में क्या है कि वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाजारों में भी विश्व स्तरीय उपभोक्ता उपलब्ध सुविधा हुआ। अब देखिए हम लोग बिहार अपने बाजार कहीं भी मार्केट में देखिए, आप विदेशी सामान खरीदते कि नहीं खरीदते, खरीदते हैं ना, विदेशी सामान भी खरीदते हैं। तो इस तरह से जब वैश्वीकरण हुआ तो वैश्वीकरण होने के कारण ये फायदा हुआ, ओके। चलिए अब देखो इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देख लो, इंग्लिश, ओके। इंग्लिश में 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इन चारों पॉइंट को आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है चौथा क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए और किसी एक स्रोत का विस्तार से चर्चा कीजिए। चलिए चर्चा करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे किसके बारे में चर्चा करते हैं। बिहार के अंतर्गत ऊर्जा के कई स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे जल विद्युत, बिहार में भी है, तापीय विद्युत, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि। इनमें यहाँ जल विद्युत एवं तापीय विद्युत का ही उत्पादन हो रहा है। बिहार में है सब, लेकिन जल विद्युत और तापीय विद्युत हीट से, जिसमें कोयला से जो होता है, ये उत्पादन हो रहा है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत का ही उत्पादन होता है, मतलब कोयला से ही ज़्यादा होता है। प्रश्न अनुसार जल विद्युत उत्पादन की चर्चा की जा रही है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोत का नाम लिखिए और किसी एक स्रोत का विस्तार करते। चलो किसी एक का विस्तार करते हैं। तो जल विद्युत उत्पादन की चर्चा की जा रही है। बिहार में सोनपरी, अब यहाँ पे ना, हालांकि यहाँ पे तो सब कुछ यहाँ पे स्रोत है ऊर्जा का, लेकिन अभी जो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे जल विद्युत उत्पादन का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे था ना जल विद्युत और तापीय विद्युत, किसी एक के बारे में करते हैं। जल विद्युत उत्पादन की चर्चा की जा रही है। तो सोन नदी, बिहार के जो सोनपरी परियोजना के अंतर्गत, यहाँ पे परियोजना के अंतर्गत हैडरी, बारून, पश्चिम चंपारण, कटैया, विद्युतगिरी विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। बिहार में अभी 44.10 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, जो क्रमशः 6.6 मेगावाट, 3.3 मेगावाट, 15 मेगावाट, है ना। मतलब समझ रहे हैं, क्रमशः मतलब ये हैडरी हो गया, बारून हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया, कटैया हो गया, ये सब तो एक लाइन से, ओके, 1.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त कई जल विद्युत परियोजना अभी निर्माणाधीन, मतलब अभी चल ही रहा है, अभी बन ही रहा है, ठीक है ना। इसके अस्तित्व में आते ही बिहार आत्मनिर्भरता के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन में एक प्रमुख राज्य के रूप में पद स्थापित हो जाएगा। जो बन रहा ना वो और हो जाएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको याद रखना है कि बिहार में जो ऊर्जा का स्रोत है कौन कौन है। ये स्रोत तो ये पहले याद करना है कि जल विद्युत स्रोत है जी, जो स्रोत है ना, सबसे पहले तो आपको स्रोत को याद करना है कि कौन कौन सा स्रोत है। तो जल वाला हो गया, तापीय हो गया, इसको पहले याद कर लेना, ठीक है ना। ये सब स्रोत ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। उसके बाद जल और जो है विद्युत जो है यहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा, तो फिर जल के बारे में आपको चर्चा कर देना है। और कहाँ कहाँ जल विद्युत हो रहा, ये नाम देखिए, है ना। इस नाम को और कौन जगह कितना हो रहा, हैडरी में इतना हो रहा, ठीक है ना। अच्छा, कुल क्रमशः यहाँ पे 6.6 मेगावाट हो रहा, बारून में देखिए 3.3 मेगावाट हो रहा, पश्चिम चंपारण में 15 मेगावाट हो रहा, कटैया विद्युतगिरी में 1.2 मेगावाट हो रहा, ठीक है ना। तो उसको याद करना है। बाकी तो आपका सारा बातें यहाँ पे आप लिख दीजिए आराम से, है ना। बाकी जो भी है इंग्लिश वाला देख लो यहाँ पे, ओके। इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। ये तो 5 नंबर सवाल है, ये तो 2 ही नंबर वाला सवाल बनेगा, क्योंकि छोटा सा सवाल, 3 लाइन 4 लाइन।
सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, क्या कारण था जो राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया? सूचना के अधिकार की शुरुआत 1990 में राजस्थान के प्रति एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई। ओके, आपको पता सूचना का अधिकार आंदोलन कब हुआ था? 2005 में जो लागू हुआ था, है ना, लागू हो गया था सूचना का अधिकार आंदोलन, मतलब शुरू हो गया था राजस्थान से। तो 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी। आवाज़ बोलते हैं ना, पहले हम आवाज़ उठाएं, उठाते उठाते कब लागू, बाद में जाकर लागू होता है। तो वही 1990 में आवाज़ उठाई राजस्थान में। इसके अंतर्गत ग्रामीण, अब क्या हुआ था ना, इसके अंतर्गत ग्रामीण ने प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। मतलब जो है ना, उस समय सूचना का अधिकार जब लागू 1990 में जब आवाज़ उठा रहा था लोगों ने, तो राजस्थान के पिछड़े जो क्षेत्र में जो भीम तहसील के जो लोग थे ना, उनको जब काम करते थे तो उनको क्या कहता, उनको वेतन स्लिप नहीं मिलता था, बिल का स्लिप नहीं मिलता था। तो उन्होंने आवाज़ उठाई, भाई मेरे को बिल, जब काम करो तो मुझे बिल मिल रहा, तो बिल का स्लिप भी चाहिए ना। इसके अधिकार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया कि हमको बिल चाहिए, है ना, जो भी हम वेतन दे रहे हैं, जो भी वेतन हमको मिल रहा है, जो भी भुगतान कर उसका बिल। ग्रामीणों को लग रहा था कि उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हो रहा है। मतलब उसको लग रहा था यार ये तो भारी घपला हो रहा, पता नहीं कितना काम हो रहा, नहीं हो रहा, बस ऐसे ही मुंह मांगे पैसा दे दिया, मतलब जो मन जैसे मना रहा उसे पैसा दे दिया। तो इसके अधिकार के लिए जो है ना सूचना का अधिकार आंदोलन जो है लाया गया। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सूचना का अधिकार आंदोलन मतलब सबका एक अधिकार बना हुआ है कि कोई भी बंदा अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकता है, जैसे किसी भी क्षेत्र में हो। ओके, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम हो रहा, एग्जाम में आपका गड़बड़ी हो गया, है ना, आपने पूरा अच्छा नंबर से लिखा लेकिन आपका मार्क्स नहीं आया, है ना, कोई भी एग्जाम में, तो आप चाहो तो RTI कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपकी कॉपी निकाली जाएगी, आपको कॉपी दोबारा चेक की जाएगी। तो इसमें एक मतलब अच्छी तरीके से कॉपी चेक होती है, और थोड़ा से मतलब आपको पैसा लगेगा थोड़ा से इसको इन्फॉर्मेशन करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए। लेकिन होता यह है कि थोड़ा सा अगर आपको शक है, आपको खुद से कॉपी देखना है कि मेरा कितना नंबर दिया, क्या नहीं दिया, तो वो सूचना के अधिकार आंदोलन में चलता है। ये सारा कुछ इसमें नियम कानून बना हुआ, पता नहीं अभी वर्तमान में तो ये सब कुछ हो नहीं रहा फिलहाल। इसका इंग्लिश वाला देख लेते हैं। लेकिन इसका जो रूल है यही रूल है, कोई अगर किसी का हक मारा जा रहा है तो वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा RTI के तहत कि मेरा हक ये है भाई, ओके, मुझे ये लेना है। किसी को नौकरी लग रहा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा तरीके से सॉल्यूशन किया, लेकिन उसका नौकरी नहीं लगा, तो वो आवाज़ उठा सकता है, भाई तो मैंने जो पूरा अच्छे तरीके से लिखा तो वो मेरा पेपर कहाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना नंबर आया। तो ये आवाज़ उठा सकता है इसके तहत, मतलब अपना अधिकार जो है, अधिकार का डिमांड बंदा कर सकता है। ओके, फिलहाल यहाँ पे 5 क्वेश्चन फिनिश होता है। आपको इनमें से कितना सवाल याद था नीचे कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन जाएगी और आप आराम से वीडियो को वॉच कर पाओगे। आप अगर इसका PDF लेना चाहते हो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, वहाँ पे जाओ, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। ऐसे वेबसाइट पे आप जाओगे, आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो गूगल ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद हमारा वेबसाइट है aaonlinesolutionofficial.com, देख रहे हैं आप, aaonlinesolutionofficial.com। आप यहाँ पे देखिए जो जिस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है ना, सबसे पहली बात यहाँ पे देखना है .com रहेगा, ओके, और इसको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपको ना सबसे पहले तो एक लोगो दिखेगा, इस लोगो से पहचान जाइएगा कि ये अपना वेबसाइट है। यहाँ पे आप जो है बिहार बोर्ड का जो भी मॉडल पेपर है वो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ऑनलाइन टेस्ट डेली होता है, डेली आप टेस्ट दे सकते हो, शाम को डेली होता है, बहुत सारा टेस्ट भरा हुआ है इसमें। जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए, साइंस, सोशल, मैथ पूरा ऑनलाइन टेस्ट भरा। जैसे मैं साइंस को ओपन करता हूँ तो साइंस को ओपन करने के बाद देखिए बहुत सारा टेस्ट देख रहे हैं, देखिए नीचे है कितना टेस्ट 1 टेस्ट 2 पूरा देखिए सब टेस्ट ले चुका हूँ। आप जाओ अपनी तैयारी को मतलब जांचो कि आपने कितनी तैयारी की। लाइव टेस्ट जब होता है तो यहाँ पे शो करता है लाइव टेस्ट, देखिए 6 तारीख को लाइव टेस्ट कल मैंने लगाया था, टेस्ट चल रहा है। आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका रिजल्ट मिलेगा। जो बच्चे टॉप करते हैं उनका मैं यहाँ पे नाम लिख के डाल देता हूँ, है ना, और बाकी सबका PDF यहाँ पे डाल देता हूँ जिसका इससे कम रहता है। बाकी इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे मटेरियल डाला हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। साइंस, सोशल, मैथ वगैरह, क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, PDF वगैरह मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक का। यहाँ पे आपको मॉडल पेपर बहुत कुछ मिल जाएगा। ओके, तो फिर यार, और नीचे मैं यहाँ पे पोस्ट वगैरह डाल देता हूँ, चाहो तो यहाँ पे पोस्ट भी पढ़ सकते हो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना। ओके, बाय।